देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें सदा के सामने मौजूद दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में खासकर सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। दोस्तों आज देश के अंदर ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री अपने सुरक्षा कर्मियों की पूरी भीड़ के साथ में 50+ लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद मुख्यमंत्री वकील बनकर मैदान में उतर रही है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, क्या होने वाला है आज कुछ बड़ा खुलासा दोस्तों, और बताएंगे क्यों अचानक से आज बंगाल से बड़ी संख्या में पुलिस वालों को दिल्ली बुलाया गया है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी एक बार फिर से पहुंचे संसद भवन के अंदर और राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे थे सत्ताधारी दल के लोग दोस्तों, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि अपना बयान पूरा करके जाऊंगा। और इसके बाद दोस्तों स्पीकर की तरफ पन्ने फाड़कर फेंके गए हैं और 8 सांसदों को सस्पेंड करने की भी नई जानकारी है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में दोस्तों एफसीन फाइल को लेकर भी पहली बार राहुल गांधी की ओर से किया गया है पोस्ट, और बताएंगे और भी सारी बड़ी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी आज वकील बनकर देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों के नागरिकों के वोट देने के अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में कूदी है, इस बात की पूरी तरीके से सराहना की जानी चाहिए। और अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी का एकदम सही फैसला है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पिछले 3 दिनों से ममता बनर्जी दिल्ली में है दोस्तों। इस बात की चर्चा चल रही थी कि आखिर ममता बनर्जी दिल्ली में क्यों है। हालांकि अब इस चर्चा पर पूरी तरीके से विराम लगने जा रहा है, क्योंकि आज ममता बनर्जी 4 दिनों के इंतजार के बाद मैदान में कूदने जा रही है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार इतिहास में हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री लोगों के अधिकार की लड़ाई के लिए वकील के तौर पर खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों की पैरवी करने जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी 1 तारीख को दिल्ली आती है, इसके बाद 2 तारीख को वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात करने के लिए पहुंचती है। दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद उनकी बातें नहीं मानी जाती तो ममता बनर्जी नाराजगी जताते हुए डेस्क पर हाथ मारकर बाहर आ जाती है नाराजगी दिखाते हुए। और इसके बाद उन्होंने ज्ञानेश कुमार को जमकर निशाने पर लिया दोस्तों, और फैसला लिया कि एसआईआर के मामले पर वो खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। और 4 तारीख यानी आज के दिन कोर्ट में एसआईआर के मामले पर सुनवाई होने जा रही है। और सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की थी ममता बनर्जी ने, एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल किया गया था और पर्सनल अपील की मांग की गई थी और खुद दलील पेश करने की इजाजत मांगी गई थी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोर्ट रूम का पास मुख्यमंत्री को उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके बाद वो कोर्ट नंबर 1 में आज अपने वकालत की डिग्री का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, और जनता के हित में सारी बातें एसआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच को इस मामले पर सुनवाई के लिए आगे किया गया है दोस्तों, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत खुद मौजूद रहेंगे। उनके साथ में 2 और जज मौजूद रहेंगे, एक होंगे जयमाल्य बागची और दूसरे विपुल पंचोली। और इन तीनों जजों के सामने ममता बनर्जी 58 लाख लोगों का लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर सवाल खड़ी करेंगी दोस्तों, और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर कई लोगों के नाम काटे जाने और एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए गरीबों, अल्पसंख्यक महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों के खिलाफ बताते हुए लड़ाई लड़ेंगी। उन्होंने ना तैयारी के इसे थोपने का आरोप लगाया है दोस्तों। एसआईआर को लेकर साफ तौर पर बोला गया है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे जाएंगे और युवाओं की असामान्य मौत हो रही है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग ने व्हाट्सएप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अनौपचारिक निर्देश दिए हैं, बिना किसी नियम कानून के सीधे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लोगों को नोटिस थमाए जा रहे हैं और पूरे बंगाल के अंदर लोग इससे जबरदस्त परेशान चल रहे हैं और इसीलिए लोगों का पक्ष ममता बनर्जी उठाएंगे दोस्तों। आपको बता दें कि ममता बनर्जी जब 1 तारीख को दिल्ली पहुंचती है तो वो देखती है कि उनके बंगाल भवन के आसपास बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस लगाई गई है, जिसे लेकर वो नाराजगी जताती है। उसके बाद बड़ी संख्या में बंगाल से पुलिस फोर्स के कई सारे लोग बुलाए जाते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि जो फोर्स बंगाल से बुलाई गई है बंग भवन की रक्षा करने के लिए, उसमें पश्चिम बंगाल की स्पेशल फोर्स है दोस्तों। पश्चिम बंगाल से जो स्पेशल फोर्स बुलाई गई है उसमें 22 से लेकर 25 के आसपास सदस्य हैं, जिसमें डीएसपी रैंक का एक अधिकारी है और रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों को भी बुलाया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने अपने बंग भवन की सुरक्षा के लिए अपने पुलिस फोर्स को बुलाया है दोस्तों। इसके बाद पश्चिम बंगाल के पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी की सुरक्षा की अपील की गई दोस्तों। और दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां बंगाल भवन के आसपास लगाई गई है उसमें बंगाल पुलिस ने आकर छानबीन भी की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वे सिर्फ वीवीआईपी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस को जानबूझकर यहाँ पर लगाया गया है ताकि ये लोग निगरानी कर सके। और ममता बनर्जी ने नाराजगी जताते हुए अपने पुलिस अधिकारियों को बुलाया दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिए जब डिमांड की गई तो फिर बंगाल पुलिस को इजाजत दे दी गई है। बंगाल पुलिस ममता बनर्जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर संभालती हुई नजर आएगी दोस्तों। और बंगाल पुलिस के साथ में तकरीबन 50 लोग जो पश्चिम बंगाल से आए हैं वो ममता बनर्जी के साथ में कोर्ट रूम में जा सकते हैं दोस्तों। इसमें ज्यादातर पार्टी के नेता और खासकर उन परिवार के लोग हैं जिनकी मौत एसआईआर की प्रक्रिया के कारण हुई है। और इन सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने पेश करके ममता बनर्जी कहीं ना कहीं
पूरे मामले पर चुनाव आयोग को बुरी तरीके से घेरना चाहती हैं और इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी खुद वकील के तौर पर काला कोट पहनकर आएंगी, क्योंकि उन्होंने एलएलबी कर रखा है दोस्तों। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट की वकील नहीं है, तो साथ में उनके वकील जरूर आएगा, लेकिन जब बात आएगी आर्गुमेंट करने की यानी सवाल जवाब करने की, तो ममता बनर्जी सवाल जवाब करेंगी, क्योंकि 2003 से पहले वो वकालत कर चुकी है दोस्तों। उनके पास डिग्री भी है और 2003 से पहले वो एक प्रैक्टिस वकील के तौर पर काम किया करती थी। ऐसे में ममता बनर्जी सारी बातें सामने रखेंगी, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद वकालत करने के लिए मैदान में उतरा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर एक और ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के नाक में दम कर रखा है। दूसरी ओर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एप्स्टीन फाइल से लेकर ट्रंप के साथ में घाटे का सौदा करने पर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, वो एमएम नरवणे की किताब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में बीते दिन एक बार फिर से संसद भवन की कार्रवाई शुरू होती है, तो राहुल गांधी को बोलने के लिए बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप बोलना शुरू करिए, लेकिन बीते दिन की तरह आप किताब को कोट नहीं करेंगे, यानी एमएम नरवणे की किताब में से नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक मैं इस किताब में लिखी उस बात को नहीं बोल दूंगा जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने इसके बाद संसद के नियम का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी डॉक्यूमेंट को हम लोग संसद भवन के अंदर पेश कर सकते हैं और सबके सामने उजागर कर सकते हैं, लेकिन केवल एक नियम है। नियम यह है कि जो व्यक्ति ये डॉक्यूमेंट दे रहा है वो सदन को गुमराह ना करे, इसीलिए उस डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी उस नेता की होती है जो इसे पेश करता है। और राहुल गांधी ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये डॉक्यूमेंट रख रहा हूं, अगर कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ होगा तो मैं अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लूंगा और प्रिविलेज वाला मोशन चलाकर मेरे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक सांसद होने के नाते इसकी प्रमाणिकता को पूरी तरीके से प्रमाणित करता हूं। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि अब मुझे पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने दिया जाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के इन बातों के बावजूद स्पीकर ने एक बात राहुल गांधी की नहीं सुनी दोस्तों, और राहुल गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो कृपया करके इस तरीके के मुद्दे को ना उछाले। इसके बाद राहुल गांधी ने फैसला लिया कि वो विरोध करेंगे और कांग्रेस पार्टी के सारे सांसदों ने विरोध लाना शुरू कर दिया दोस्तों, और विपक्ष के कई सारे नेता वेल में पहुंच गए। इसके बाद पन्ना फाड़कर फेंका गया और स्पीकर की तरफ पन्ना फाड़े जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया दोस्तों। आपको बता दें कि जैसे ही इन 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया, हंगामा और ज्यादा आगे बढ़ गया और इसके बाद मकर द्वार के बाहर जोरदार तरीके से प्रदर्शन चलता रहा। राहुल गांधी अपने सस्पेंड किए गए सांसदों के साथ में मजबूती से खड़े दिखाई दिए दोस्तों। इस बीच राहुल गांधी जब वापस लौटे तो उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को हर तरीके से घेरा दोस्तों। राहुल गांधी की ओर से 3 तस्वीरें शेयर की गई, इसमें एक में नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, दूसरे में 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नाम की जो बुक जो जनरल एमएम नरवणे की बुक है वो बुक नजर आती है, और तीसरे में एप्स्टीन फाइल के दरिंदा जेफरी एप्स्टीन भी नजर आ रहा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने तक नहीं दिया जा रहा। आखिर जनरल नरवणे के बयान और एप्स्टीन मामले पर नरेंद्र मोदी जी इतने गुस्से में क्यों है? राहुल गांधी का सवाल एकदम सही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को एक नेता विपक्ष के तौर पर बोलने देना चाहिए, और वैसे भी अगर डॉक्यूमेंट को लेकर राहुल गांधी खुद की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि सदन को बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया जा रहा है, ये ऑथेंटिकेट यानी प्रमाणिक दस्तावेज वो बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी की बात का विश्वास करना चाहिए। और क्योंकि वो संसद के सदस्य हैं तो खुद प्रमाणित कर सकते हैं किसी भी चीज को दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की बात अगर पूरी हो जाएगी तो बीजेपी सरकार हिल जाएगी, शायद यही बड़ा कारण है कि कोशिश किया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने सेंटेंस को, अपने शब्दों को पूरा कंप्लीट ना कर पाए, और एमएम नरवणे की किताब में जो बातें लिखी गई है उसको छुपाने की कोशिश की गई और दबाव बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी भी ना बोले। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि दाल में बहुत कुछ काला है तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों और खाद्यान्नों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया है। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने अमेरिका और भारत के बीच में डील को लेकर चल रही चर्चा, जिसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर यानी खेती से जुड़े हुए अमेरिकी सामानों को भारत में बिना टैक्स के लाने की डील की गई है, जिस कारण से भारतीय किसान पूरी तरीके से प्रभावित होंगे दोस्तों। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा ने फिर किया किसानों पर वार, बीजेपी सरकार दे जवाब। क्या है दबाव? भारत के बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों और खाद्यान्नों के लिए खोल देना हमारे देश की खेती किसानी पर रोजी बसर करने वाले 70% आबादी के साथ में एक धोखा है। भाजपाई और उसके संगी साथी आजादी से पहले भी विदेशियों के एजेंट के तौर पर काम किया करते थे और एक बार फिर से ये विदेशियों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात करने वाले भाजपाई और उसके संगी साथी जनता के बीच जाकर बताए कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के साथ इतना बड़ा धोखा करने के लिए कितना कमीशन कमाया है। इसे केवल किसान
किसान ही नहीं बल्कि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग बुरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि इससे खाद्यान्न और कृषि उत्पादों की मुनाफाखोरी व बिचौलियों की एक नई जमात पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से खाने की सब चीजें और महंगी हो जाएगी। साथ ही बीजेपी इन कंपनियों से चंदा वसूली भी करेगी, जिससे खाद्य और कृषि उत्पाद और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इससे धीरे धीरे हमारे किसानों की खेती बाड़ी और आय कम हो जाएगी और वो मजबूर होकर अपनी जमीन अमीरों व कॉर्पोरेटों को बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जमीनों पर कब्जा करना ही बीजेपी और उसके संगी साथियों का आखिरी मकसद है। अखिलेश यादव ने ये जो मुद्दा उठाया है दोस्तों, ऐसा इसलिए उन्होंने बोला है क्योंकि अमेरिका में ट्रंप सरकार के व्यापार संबंधित रिप्रेजेंटेटिव है जेमिसन ग्रीर, जिनकी बात को असदुद्दीन ओवैसी ने भी समर्थन करते हुए सबके सामने रखा है दोस्तों, और बताया है कि कैसे बीजेपी की सरकार व्यापार को पूरी तरीके से नष्ट कर रही है, खासकर भारत के किसानों को नष्ट करने पर तुली हुई है। आपको बता दें कि ट्रंप के इंडस्ट्री मामलों के सलाहकार बताते हैं कि जो डील की गई है उस डील के अनुसार अमेरिका के इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा और अमेरिका का जो एग्रीकल्चर यानी किसानी से जुड़ा हुआ व्यापार है, यानी बड़े बड़े किसान व्यापारी है, उन सबको इस डील से फायदा मिलेगा, क्योंकि अमेरिका के कृषि उत्पादों पर 0% का टैरिफ लगेगा, जबकि भारत के उत्पादों के ऊपर 18% तक का टैरिफ लगने वाला है। यानी अमेरिकी कृषि सामान भारत के अंदर सस्ते दाम पर बेचे जाएंगे दोस्तों। और भारत जहां के किसान ऐसे हैं कि अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि करते हैं और काफी मुश्किल से फसलें उगाते हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि यहाँ पर खेती करने के लिए भारत में बड़ी बड़ी मशीनें किसानों के पास नहीं है, क्योंकि उतने पैसे ही नहीं है। छोटे किसान होते हैं भारत में और छोटे छोटे उत्पादन करके सामान को बाजारों में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो डील किया है दोस्तों, उसके बाद अमेरिका के बड़े बड़े किसान भारत की मंडी में अपने सामान लाकर भर देंगे, जिससे भारत के किसान बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगे। और अगर 0% टैरिफ लगेगा दोस्तों, तो अमेरिकी सामान बड़े आराम से भारत के अंदर आ जाएगा और इसे सबसे ज्यादा नुकसान भारत के किसानों का होने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। किसान पहले ही एमएसपी की मांग कर रहे हैं ताकि उनको सुरक्षा मिले, लेकिन एमएसपी की सुरक्षा देने की जगह उल्टा इस तरीके के डील में फंसा दिया गया है दोस्तों, और बीजेपी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस मामले को लेकर सीबीआई ने अपने हाथ में पूरा मामला ले लिया है, और साथ ही इस मामले में दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच की एक वीआईपी के खिलाफ केस दर्ज करने की भी अपडेट आई है दोस्तों। सीबीआई की टीम 2 सदस्यीय टीम उत्तराखंड के दौरे पर जा रही है, जहां पर लड़की की हत्या से जुड़े कथित वीआईपी एंगल को डिटेल में जांच किया जाएगा दोस्तों। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या जांच पड़ताल सही से होगा और क्या जांच पड़ताल में ये बातें निकल कर आएगी जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की पत्नी ने बताया था कि उनके पति और बीजेपी के विधायक ने उन्हें बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता इस पूरे कांड में इन्वॉल्व है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी मामले में जब तक वो वीवीआईपी पकड़ा नहीं जाएगा, जिसके कारण अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया गया था, तब तक उनको न्याय नहीं मिल सकता, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने आखिरकार मनरेगा योजना को वापस लाने और वीबीजी रामजी योजना को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका पूरे विधानसभा ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार के नए ग्रामीण रोजगार कानून वीबीजी रामजी कानून को तुरंत रद्द करने और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के दौर के टाइम में सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मनरेगा योजना, जो सफल योजना रही, जिसने कोरोना के टाइम में देश की अर्थव्यवस्था को, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाकर रखा, उसको वापस लाने की मांग की गई। राज्य के विधानसभा में यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पेश किया दोस्तों, और विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि कर्नाटक के ग्रामीण लोगों के जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए यह सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वो तुरंत बीवीजी रामजी अधिनियम को रद्द करे और संघीय सिद्धांत के खिलाफ है ये पूरा, यानी फेडरलिज्म के खिलाफ है। राज्य के खजाने पर इसका भारी असर पड़ेगा। 40% पैसा राज्य सरकार का वसूला जा रहा है और राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। इसकी आलोचना हर राज्य के लोग कर रहे हैं और विपक्ष के जो शासित राज्य है दोस्तों, उनका विरोध तो और ज्यादा तीव्र है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की ओर से भी प्रस्ताव पास करते हुए विरोध जताया गया था। साथ साथ दोस्तों, कन्हैया कुमार कभी भी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटते। एक बार फिर से कन्हैया कुमार ने लिखा कि कहो सरेंडर कैसे हो, अमेरिका के बंदर कैसे हो, छाती नहीं पूछ है, 56 इंची गुब्बारा फुस है, तो भैया भाइयों और बहनों फेंकू ही नहीं फटू भी है। और कन्हैया कुमार की ये बातें किसके लिए है आप लोग जानते हैं दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर अमेरिका के कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस ने कहा है कि अब अमेरिका के किसानों के प्रोडक्ट भारत के बाजार में बिकेंगे। इसे अमेरिका के ग्रामीण इलाकों के अंदर पैसा भर भर कर आएगा। अमेरिका के किसानों के लिए भारत का मार्केट बेहद जरूरी है। ट्रंप ने इस डील में अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंचाया, ये भारत के लिए चिंताजनक मामला है। और भारत के जो कृषि मंत्री है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, उनको तो आपने आजकल देखा भी नहीं होगा, वो कोई बयान भी नहीं दे रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं। लेकिन जब किसान विरोध करने के लिए मैदान में उतरेंगे तो शिवराज सिंह चौहान को आगे कर दिया जाएगा। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की मैं मामा हूँ, आप मेरे भांजे हैं, और इस तरीके की बातें करने लगेंगे, लोग लुहावनी बातें करने लगेंगे। यानी जब भी संकट आता है बीजेपी सरकार पर दोस्तों और किसान सवाल पूछने लगते हैं तो शिवराज सिंह चौहान को आगे कर दिया जाता है। उससे पहले शिवराज सिंह चौहान अभी दिखाई भी नहीं दे रहे। जब डील हो रही है तो शिवराज
शिवराज सिंह चौहान बताए कि वो किसानों को लेकर क्या डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ में, लेकिन अभी कोई जानकारी शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी नहीं आई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा इस पूरे मामले पर दोस्तों, और इसे इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तभी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड और युवा नेता सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। दोस्तों सचिन पायलट कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को पूरा अधिकार दे चुके हैं, वो भारत के पॉलिसी को डिसाइड कर रहा है, यानी बता रहा है कि भारत की क्या नीति होनी चाहिए, विदेश नीति होनी चाहिए। विदेश नीति पर अब ट्रंप का कब्जा हो चुका है। ट्रंप अपने हिसाब से भारत की विदेश नीति तय कर रहा है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भारत की विदेश नीति अब ट्रंप के हाथ में गिरवी रख चुके हैं। सचिन पायलट ये बयान दे रहे हैं दोस्तों, तो बीजेपी वालों को भी एक बार फिर से दोबारा सुनना चाहिए जो अभी गुणगान गा रहे हैं नरेंद्र मोदी की। अगर आप भी मानते हैं कि अब केवल आईटी सेल वाले बचे हैं जो मोदी का गुणगान गा रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, बाकी सबको धीरे धीरे पता चल चुका है कि हकीकत क्या है। दोस्तों अभी तक जो अंधभक्त बने पड़े थे खासकर जनरल कैटेगरी के लोग, उनको भी यूजीसी के मामले के बाद समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या कर सकती है। और इसके बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग है दोस्तों जो बीजेपी को सपोर्ट करता था, धीरे धीरे करके बीजेपी से अलग हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। आप लोग इस पूरे मामले पर सचिन पायलट की बात पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जो दोस्तों, जहां पर जूता 1 लाख रुपए का, बेल्ट 80,000 रुपए का, लेकिन जनता को उपदेश देते हैं बीजेपी के लोग भर भर कर। ये उपदेश देने वाले जो बीजेपी के नेता हैं दोस्तों, ये हैं अनुराग गोली मारो ठाकुर, जो दिल्ली दंगों के बीच में विवादित बयान देते हैं दोस्तों, गोली मारो जैसे विवादित नारे लगवाते हैं। और हकीकत यह है कि पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने इनको देखा कि इन्होंने एलवी का बेल्ट पहना हुआ था, 50,000 रुपए का कम से कम ये बेल्ट आता है दोस्तों, और इसी तरीके से 50,000 से ज्यादा लगभग 1 लाख का जूता पहने हुए नजर आ रहे हैं, यानी 50,000 का बेल्ट और 1 लाख का जूता। बाकी कोट कितने का होगा और शर्ट वगैरह कितने के होंगे ये लोग आप समझ सकते हैं, चश्मा कितने का होगा, यानी लाखों रुपए के, कई लाख रुपए के कपड़े पहनकर आते हैं दोस्तों संसद भवन के अंदर गरीबों की बात करने के लिए और स्वदेशी की बात करने के लिए। अब जिस कंपनी का इन्होंने कपड़ा पहना हुआ है उसका भारत के स्वदेश से तो कोई लेना देना नहीं है, और जो बेल्ट ये पहनकर आए हैं उस बेल्ट बनाने वाली कंपनी पर आरोप लगता है कि वो जानवरों के खाल का इस्तेमाल करके ऐसा करता है। और कई बार गाय के बछड़ों को लेकर भी सवाल खड़ा होता है कि उनके भी चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तो घूम फिरकर सवाल यह है कि भाजपा के लोग हर चीज पर ज्ञान देते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है दोस्तों तो अपना बेल्ट छुपाने की कोशिश करते हैं कि कोई देख ना ले कि ये बेल्ट कौन सी कंपनी का है। लेकिन जब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तभी लोगों ने पकड़ लिया दोस्तों, कैमरे से कोई नहीं बता। अभी इनके पास कोई जवाब नहीं है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके के नेताओं के बारे में जो दोहरे मापदंड के आधार पर अपनी राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ये नेता सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं दोस्तों। अनुराग ठाकुर को जब भी आपने देखा होगा जोर जोर से चिल्लाते हैं, इनको लगता है कि चिल्लाने से इनकी राजनीति चलेगी और अपने समर्थकों को भी जमकर बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। एक बार फिर से हुए हैं एक्सपोज। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में देश का माहौल किस तरीके से खराब कर दिया गया है दोस्तों, इसका एक जीता जागता उदाहरण गुजरात के सूरत से सामने आया है, जहां पर गुजरात के सूरत में हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का नारा लगाते हुए सैफ अली खान को काले झंडे दिखाए। दरअसल दोस्तों सैफ अली खान यहां पर इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी ISPL में अपनी टीम को चीयर्स करने के लिए पत्नी करीना और बेटे के साथ में सूरत पहुंचे थे दोस्तों। और रविवार को देर रात मैच खत्म होने के बाद उनका परिवार स्टेडियम से बाहर निकल रहा था। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने लव जिहादी के नारे लगाते हुए काले झंडे दिखाए दोस्तों। सोचिए देश के इतने बड़े एक्टर जो दुनिया भर के अंदर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, उनका किस तरीके से अपमान किया गया और उनके सामने कितनी भद्दे भद्दे नारे लगाए गए हैं। सोचिए एक एक्टर के लिए इस तरीके की मानसिकता पूरे देश के अंदर फैला दी गई है और खुलेआम उनको बदनाम किया जा रहा है, जबकि एक्टर भारत के स्ट्रीट प्रीमियम लीग में पैसा लगा रहा है दोस्तों, यानी जो टेनिस बॉल की क्रिकेट है उसमें पैसा लगा रहे हैं ताकि बच्चे खेले और टेनिस बॉल क्रिकेट और ज्यादा आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। और उन लोगों के लिए, ऐसे भारत के प्रति समर्पित लोगों के लिए भद्दे भद्दे नारे लगाए गए और काले झंडे दिखाए गए। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से प्रायोजित सिस्टम था दोस्तों, इसका विरोध किया जाना चाहिए। और जिन लोगों की कमी के कारण इस तरीके का काला झंडा दिखाया गया है, जरूर पुलिस के किसी व्यक्ति की नौकरी लगी होगी, ड्यूटी लगी होगी और उसकी कमी के कारण ही ये बवाल किया गया है, तो इस पर कार्रवाई करना जरूरी है। ये काफी भद्दी स्थिति इस देश की बना दी गई है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अमेरिका सेना के साथ में कभी भी अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, इस तरीके के दावे और तेज हो गए हैं दोस्तों। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया है कि ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत की ओर बढ़ रहा था, यानी ईरान का एक ड्रोन अमेरिका को दिखाई दिया, वो ईरान के बेड़े की तरफ बढ़ रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और ईरान के ड्रोन को मार के गिराया गया है। इसके बाद ईरान के क्या दावे हैं दोस्तों, ये देखने वाली बात है। कुल मिलाकर ईरान जिस तरीके से अमेरिका को बार बार टक्कर दे रहा है और साफ तौर पर ईरान ने बोला है कि वो झुकेंगे नहीं और जब तक जान है तब तक संघर्ष करते रहेंगे, तो इसे पता है कि अमेरिका वाले जल्दी ईरान में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो हरकतें अभी भी चली रही है दोस्तों। जिस तरीके से एफटीन की फाइल आई है उसके बाद लग रहा है कि ट्रंप अपने आप को बचाने के लिए जरूर बवाल करवाएगा और अटैक भी करवा सकता है। आप लोगों का क्या मानना है, अगले 2 महीने में ईरान और अमेरिका वाले मामले पर क्या कुछ हो सकता है? साथ साथ दोस्तों
भाजपा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर देवघर नगर निगम के झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं और कहा गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लेटर हेड पर ऐलान किया गया है कि देवघर के अंदर अगला उम्मीदवार कौन होगा अध्यक्ष के पोस्ट को लेकर, यानी अगला मेयर कौन होगा देवघर नगर निगम का, ये ऐलान झारखंड मुक्ति मोर्चा के लेटर हेड पर किया गया है। जबकि ये जो चुनाव हो रहे हैं देवघर के नगर निगम के चुनाव, इसमें कहीं दूर दूर तक किसी पार्टी का कोई सिंबल नहीं है। अगर पार्टी का सिंबल नहीं है तो फिर उम्मीदवार की घोषणा ऐसे लेटर हेड पर, पार्टी के लेटर हेड पर कैसे किया जा सकता है। देवघर के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरा हुआ है दोस्तों, लेकिन वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो क्यों उसका नाम आगे किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। और क्यों लेटर हेड पर ये बातें लिखी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार के तौर पर, समर्थित उम्मीदवार के तौर पर रवि कुमार राउत को आगे किया है। इसी की जानकारी पार्टी की ओर से दी गई है। तो लेटर हेड पर क्यों दिया गया, इस बात की आलोचना बीजेपी के लोग कर रहे हैं और शिकायत करवाने के लिए चुनाव आयोग पहुंचे हैं। साथ साथ दोस्तों, मुंबई हवाई अड्डे पर मंगलवार बीते शाम को एक असामान्य घटना घट गई। हुआ ये कि एयर इंडिया और इंडिगो के दो विमान के पंखे एक दूसरे से टकरा गए। इस कारण से स्थिति अफरा तफरी वाली हो गई। बाद में अधिकारियों ने बताया कि सब कुछ सही है और किसी को कुछ नहीं हुआ है, एरोप्लेन पूरी तरीके से ठीक है। अब दोनों को मेंटेनेंस के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे आपस में टकरा गए, ये तो संभव ही नहीं है। जिस तरीके का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो फिर कहां पर ये चूक हो रही है, कितने बड़े बड़े हादसे हो जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर तेजी से चलते हुए दोनों प्लेन आपस में टकरा जाते तो किस तरीके की स्थिति बन जाती, भयावह स्थिति बन जाती। और इस पर जांच बिठानी चाहिए और पता करना चाहिए कि ये टकराने का क्या कारण है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं इस पूरे मामले पर। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि एविएशन सेक्टर में भारत के अंदर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कई नियमों को बदलने की जरूरत है, तो लिखिएगा जरूर दोस्तों। इसी के साथ में यूरिया के पैकेट का वजन एक बार फिर से कम कर दिया गया है। किसानों को अब 45 किलो की जगह 40 किलो का यूरिया का कट्टा यानी बैग मिलेगा। खेतों में यूरिया के अनियंत्रित इस्तेमाल यानी धड़ल्ले से इस्तेमाल का दावा करते हुए बीजेपी की केंद्रीय सरकार यानी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अपने कदम को सरकार बता रही है कि वो चाहती है कि किसान उर्वरक का इस्तेमाल अपने जरूरत के हिसाब से करे, अत्यधिक इस्तेमाल ना करे, इससे जमीन खराब हो जाती है। लेकिन सरकार ये नहीं बता रही दोस्तों कि उर्वरक कम करने की क्या जरूरत है। किसानों को इस बारे में जानकारी दी जा सकती है, लेकिन बोरी का वेट लगातार कम किया जा रहा है। पहले 50 किलो था, फिर 45 कर दिया गया और अब 40 पर लाकर रख दिया गया है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।